अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग गाइड्स बाय क्राउमेर। आज लेक्चर 64 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 4 से मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्क्रीट सीरीज से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखा था। आज के लेक्चर में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूस सीरीज से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानेंगे। और क्वेश्चन जो मैंने पिक किया वो आपकी एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4.6 है। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे हम। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यूस सीरीज पे सिर्फ यही क्वेश्चन आपको गिवन किया गया है आपकी एक्सरसाइज में। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज होती क्या है, यानी कि ग्रुप डेटा कौन सा डेटा होता है। आपको मैंने बताया था कि ग्रुप डेटा का ही नेम मेरे पास आ रहा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप डेटा में भी हमने सीखा था कि मेरे पास 2 डिफरेंट टाइप्स आ रही होती हैं। ग्रुप डेटा में जो फर्स्ट टाइप होती है वो आपके पास आ जाएगी डिस्क्रीट सीरीज, और सेकंड टाइप आपके पास आ जाएगी कंटिन्यूस सीरीज। इनमें स्लाइड से डिफरेंस होता है। डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास क्लासेस का कॉलम नहीं बना होता, ठीक है। इसमें मेरे पास मीन्स डेटा में आपको इंडिविजुअली एक्स वैल्यूज़ दी जाती हैं और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है। डिस्क्रीट सीरीज़ में इसमें आपके पास क्लासेस नहीं बनी होती, जबकि कंटिन्यूस सीरीज़ में आपके पास क्या होती हैं, क्लासेस बनी होती हैं। और आपको पता है कि क्लासेस में डेटा कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि लोअर और अपर वैल्यूज़ को क्लासीफाई करके हमें डेटा दिया जाता है। सपोज जैसे कि आपके पास अगर फर्स्ट क्लास है तो वो 5 से स्टार्ट हो रही है और 10 पे एंड हो रही है, और इसके रिस्पेक्टिव आपके पास सपोज फ्रीक्वेंसी है 10 कह दें आप, और नेक्स्ट क्लास आपके पास आ रही है 10 to 15, और इसमें आपके पास सपोज फ्रीक्वेंसी है 13। कंटिन्यूस सीरीज़ में आपके पास क्लासेस का कॉलम बना होता है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके पास क्लासेस का कॉलम नहीं होता। आपके पास इंडिविजुअली एक्स और एफ प्रोवाइड किया जाता है आपको। सपोज आपके पास डेटा ये भी रफ आ रहा होता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.6 है। ये डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। आपके पास फर्स्ट कॉलम है वेट और सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। हमें पता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये इससे तो हम एक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी। और अगर आप वेट का कॉलम देखो तो एक क्लास में आपके पास वैल्यूज़ की अरेंजमेंट है। लोअर वैल्यू मूव करिए अपर वैल्यू की तरफ, यानी कि 50 से कोई वैल्यू स्टार्ट हो रही है और 53 पे एंड हो रही है। मीन्स 50 और 53 वेट में कितने स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, 23 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। तो ये देखेंगे क्या मेरे पास ये क्लासेस नहीं बनी हुई। अगर ये क्लासेस बनी हुई हैं तो ये डेटा कौन सा होगा, कंटिन्यूस डेटा। तो डेट्स वाई हम आज के लेक्चर में ये सीखेंगे कि अगर कंटिन्यूस डेटा आ जाता है या डेटा में क्लासेस बनी हो तो आप फिर कैसे वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन यू हैव कंटिन्यूस सीरीज। डेटा में हमने जज कर लिया कि डेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.6 में है वो कंटिन्यूस सीरीज है, तो उसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 63 में मैंने आपके साथ 2 डिफरेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया था कि एक था आपके पास एज्यूम मीन मेथड और सेकंड था स्टेप डेविएशन मेथड। और इनमें सिर्फ ये डिफरेंस था कि एज्यूम मीन मेथड में आपके पास एच स्क्वायर नहीं आता, जबकि स्टेप डेविएशन मेथड में आप एच स्क्वायर यूज़ करते हो। और आप देखो डी बी सी के इक्वल आ रहा था, डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, और आपके पास एच क्या था इसमें, हाइट। कंटिन्यूस सीरीज़ पे भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप कह सकते हो कि इस फार्मूले का नेम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो जब भी आपके पास डेटा में क्लासेस हो और आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो आप कौन सा मेथड लगाना, आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाना। ये वाला फार्मूला आ जाएगा आपके पास। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएंस के बोथ साइड पे अंडर रूट को अप्लाई करना पड़ता है, स्क्वायर रूट को। और जब मैं इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगी तो आप देख रहे हो स्क्वायर रूट सिग्मा को फिनिश कर देगा। जब इस पर स्क्वायर रूट आएगा तो सिंपल एस आ जाएगा, और इस पूरे एक्सप्रेशन पे मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जब आप एच स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट लोगे तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4.6 में आपको कहा गया है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इट्स मीन फर्स्ट पे आपने कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सेकंड पे आपने कैलकुलेट करना है मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। सेकंड ये आपके पास डिस्पर्शन आ रहा है। थर्ड पे आपको कहा गया है वेरिएंस कैलकुलेट करना है आपने,
और फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। और नेक्स्ट आपको कहा गया है आल्सो कैलकुलेट रेंज, इट्स मीन रेंज आपके पास 4th नंबर पे आ रहा है। और फिर आपने इसी डेटा का क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है और फिर इसी डेटा पे आपने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। इट्स मीन टोटल 6 आपको वैल्यूज़ या 6 डिस्पर्शंस को कैलकुलेट करने को कहा गया। क्वेश्चन का सोल्यूशन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके पास पेपर में नहीं आएगा। आ भी सकता है अगर ये डेटा आपको देगा तो आपको कभी भी वो ये 6 वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने को नहीं कहेगा, इनमें से कोई सी 2 कैलकुलेट करने को कह देगा। ये सिंपल आपको कहेगा वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। आपकी एक्सरसाइज में 4.6 के अलावा कंटिन्यू सीरीज पे कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें वेरिएंस को कैलकुलेट करना हो, डेट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। तो सबसे पहले तो हम इस डेटा का वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हम अपने टॉपिक पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, और वेरिएंस के बाद हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। सन आपको दिया गया तो मैंने वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कॉलम पिक कर लिया है। हमें पता है कि वेट को तो हम क्लासेस एक्ट कर रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी। अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि किस तरह अरेंजमेंट करनी है। 4 कॉलम्स आपको प्रोवाइड किए गए, नहीं ये इसने अरेंजमेंट आपको इस वे से करके दी है। देखो फर्स्ट आपके पास क्लास आ रही है 50 to 53, सेकंड क्लास 53 to 56, इस तरह फर्स्ट कॉलम चल रहा है। अब आप देखो इसकी वैल्यू आ रही है 62 to 65 और नेक्स्ट आपके पास 65 से 68। तो मैंने भी इसी तरह ही वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया है। और अब हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस। तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हम उतारेंगे तो एक रो को ब्लैंक छोड़ते हुए, क्योंकि इसमें हम समेशंस मेंशन करेंगे, ये सारा वर्किंग एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो एक बार स्टेट कर देंगे क्योंकि हमने 6 डिफरेंट वैल्यूज़ को या 6 एवरेजेस को या 6 डिस्पर्शंस को कैलकुलेट करना है। तो हम बार बार वी नॉट एट स्टेट नहीं कर सकते। हम एक बार ही क्वेश्चन के सोल्यूशन में लिखेंगे वी नॉट एट। वेरिएंस को आप किससे शो करते हो? वेरिएंस को आप डिनोट करते हो एस स्क्वायर से। और फार्मूला आपने क्या यूज़ किया है जो आपने सीखा है स्टेप डेविएशन मेथड पे, कि वेरिएंस को आप कैलकुलेट करोगे समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? एच स्क्वायर से। लेकिन अगर आप अपने डेटा में देखो तो आपको तो वेट गिवन किया हुआ है और फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, आपके पास डी का कोई कॉलम नहीं है। और हमने फार्मूले में अभी डिस्कस किया है कि डी को आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। डी आ जाएगा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। इट्स मीन कोई एक्स वैल्यू में से आपने आर्बिट्रेरी ए चूज़ करना है और एच हाइट से आपने डिवाइड कर देना, तब आपको डी मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने डेटा में देखो तो स्टिल आपके पास एक्स का कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, आपके पास तो वेट और फ्रीक्वेंसी है। तो डेटा ने आपको हेल्प आउट किया कि आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप एक्स कैलकुलेट करोगे। अभी एक्स आपके पास किस फॉर्म में है? क्लासेस की फॉर्म में है। आप एक्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे। तो नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे कि हम एक्स कैलकुलेट करने लगे। और आपको पता है एक्स क्या होगा? एक्स मिड पॉइंट होगा। ठीक है, और मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में प्लस कर दो उसकी अपर लिमिट और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। तो 50 प्लस 53 आपके पास आ रहा है 103, और जब 103 को आप डिवाइड करते हो 2 से तो आपके पास फर्स्ट एक्स वैल्यू आ रही है 1.5। नेक्स्ट आपके पास एक्स वैल्यू आ रही है 54.5। नेक्स्ट आपके पास है 57.5। नेक्स्ट आपके पास है 60.5। मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्टैंड फॉर मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का फार्मूला स्टिल सेम रहेगा जैसे मैंने इस क्लास के लिए मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो 62 प्लस 65, जो भी आंसर आएगा आप इसे डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आप देखना आपके पास वैल्यू आ रही है 63. नेक्स्ट मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। जैसे नेक्स्ट क्लास 65 से स्टार्ट हो रही है, आप 65 में प्लस करोगे 68 और इसे डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपके पास आ रहा है नेक्स्ट मिड पॉइंट 66.5। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 69.5। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है मिड पॉइंट 72.5।
नेक्स्ट मिड पॉइंट आपके पास आ रहा है 75.5 और नेक्स्ट मिड पॉइंट आपके साथ में शो करवाती हूँ 77 + 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 78.5। अब आपने क्या किया है, फार्मूला में से आपने x को कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, a चाहिए। तो a क्या होता है, a इज़ अ एज्यूम्ड मीन। a को आप क्या कंसिडर करते हो, मीन कंसिडर करते हो, जिसे आप चूज़ भी किस में से करते हो, x वैल्यूज़ में से चूज़ करते हो। a को कैलकुलेट करने का मैंने वे आपके साथ डिस्कस किया था। अब आप देख रहे हो आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं, आपने इसकी मिडल वैल्यू लेनी है। तो मिडल वैल्यू तो आपके पास आ जाएंगी 1 2 3 4। 4 वैल्यूज़ यहाँ से लेफ्ट करोगे, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ यहाँ से लेफ्ट करोगे तो 2 आपके पास वैल्यूज़ बच रही हैं। एक है आपके पास 63.5 और एक आपके पास है 66.5। आप इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को a चूज़ कर सकते हो। मैं a चूज़ कर रही हूँ 63.5 को। वैसे तो आप अपने डेटा में किसी भी वैल्यू को a ले सकते हो, लेकिन डेटा में कैलकुलेशन आसान हो जाती है अगर आप मिडल वैल्यू को एज अ a कंसिडर करो। से हेडिंग दे रही हूँ कि मैंने 63.5 को क्या कंसिडर किया है, ए कंसिडर किया, मीन एज्यूम्ड मीन कंसिडर किया। तो अभी भी आपके पास डी को कैलकुलेट करने के लिए एक्स भी आ गया, ए भी आ गया। आपको क्या चाहिए, एज चाहिए। एज क्या होता है, एज इज़ अ हाइट ऑफ अ डेटा। और चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था कि हाइट को कैलकुलेट करने के लिए 2 कंसेक्टिव क्लासेस ले लें, कोई सी भी ले लें। आपने क्या करना है, 53 में से अपर लोअर वैल्यू को माइनस करना है। तो 53 - 50 आपके पास एच आ रहा है 3। इसके अलावा आप यहाँ से भी ट्राई करो 68 - 65, तब भी एच आपके पास क्या है, 3 आ रहा है। आप चाहो तो आप एक्स में से भी एच को कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे, 2 कंसेक्टिव क्लासेस लो और सेकेंड क्लास में से ऊपर वाली एक्स वैल्यू को माइनस करो, तो तब भी देखना आपके पास एच 3 आएगा। 54.5 - 51.5, तो एच आपके पास आ गया 3। तो मैं यहाँ शो कर रही हूँ कि अब आप देखो हम आसानी से डी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट्स मीन नेक्स्ट कॉलम हम कौन सा बनाएंगे, हम डी का कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट मैंने हेडिंग दे दी डी इज इक्वल टू x - a डिवाइडेड बाय h। डी को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपके साथ कंपैरिजन कर रही हूँ लेक्चर नंबर 63 के साथ कि डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में अब क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये क्या चीज़ सिमिलरिटी आ जाएगी मेरे पास। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको वेट और फ्रीक्वेंसी दिया था, आपने x को कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आप अपने लेक्चर नंबर 63 पे देखो तो आपके पास ये कॉलम गिवन था y और f का। तो इसके बाद आपने y को यूज़ करते हुए d कैलकुलेट किया था ना, तो आप कह सकते हो कि आपने अभी तक कंटिन्यूस सीरीज़ को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिस्क्रीट सीरीज़ में। और अब आपके पास सेम वही पैटर्न आ जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 4.8 को कैलकुलेट करने के लिए सीखा था। ने क्या करना है, डी को कैलकुलेट करने के लिए आपको x में से क्या माइनस करना है, a को माइनस करना है। फर्स्ट x वैल्यू आपके पास 51.5, आप 51.5 में से माइनस करोगे 63.5, आपके पास आ रहा है -12। अब -12 को डिवाइड कर दोगे 8 से, और 8 आपने क्या कैलकुलेट किया, 3। तो आपके पास फर्स्ट डी वैल्यू आ रही है -4। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ -4। आप देखना नेक्स्ट डी वैल्यू आपके पास आएगी -3, फिर आपके पास आएगा -2, नेक्स्ट -1, और जिसे आपने ए चूज़ किया होता है ना उसके सामने आपके पास डी वैल्यू आती है 0, क्योंकि आप 63.5 में 63.5 ही माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा +1, +2, +3। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, या इसकी एक और पॉइंट याद रखें, ए के सामने आपके पास 0 आ जाएगा, अपर साइड पे -1, -2, -3, -4 कर लें, और 0 से नेक्स्ट +1, +2, +3 एंड +4। अगर आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी तो इधर देखना आपके पास आएगा 5, लेकिन ये मैं आपके साथ कैलकुलेट करके भी दिखाती हूँ। अब आपके पास x वैल्यू क्या है, 78.5। आप 78.5 में से माइनस कर दोगे a वैल्यू विच इज़ 63.5। आपके पास आ रहा है +15, +15 को डिवाइड कर दो 3 से, तो आपके पास d वैल्यू आ रही है 5।
आपको पता है स्टेप डिवीजन मेथड लगाने से क्या होता है, हम कम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बच जाते हैं। आंसर तो मेरा एक्यूरेट आएगा लेकिन मुझे ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। देखो फार्मूले में आपको क्या चाहिए, आपने f को मल्टीप्लाई तो करना है फ्रीक्वेंसी को, लेकिन d स्क्वायर से करना है। आपके पास तो सिंपल d मौजूद है, तो नेक्स्ट कॉलम आप बनाओगे d स्क्वायर और -4 का स्क्वायर आ जाएगा +16, या आपके पास आ जाएगा 9 4 1 0 1 4 9 16 एंड 25। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब आपने फार्मूले में f को मल्टीप्लाई करना है d स्क्वायर से, तो आप लिखोगे एफ डी स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट तो नहीं कोई कॉलम बनाना, एफ डी स्क्वायर के कॉलम को आपने डिवाइड करना है समेशन एफ से, वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। और अब आपको यहाँ क्या चाहिए, एफ डी भी चाहिए, इट्स मीन आपने फ्रीक्वेंसी को सिंपल भी मल्टीप्लाई करना है डी के साथ। तो नेक्स्ट कॉलम हम बना लेंगे एफ डी। कॉलम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ डी स्क्वायर से, आपने डी से मल्टीप्लाई नहीं करना, डेट्स वाई डी कॉलम को मैं हाइड कर रही हूँ। हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर से। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 23 और इसके रिस्पेक्टिव आपके पास डी क्या है 16। जब आप 23 को मल्टीप्लाई करते हो 16 से तो आपके पास आप वैल्यू आ रही है 416। नेक्स्ट है 24, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ रही है 216। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 39, इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 156। नेक्स्ट आपके पास है 46, इसको रिस्पेक्टिव डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो जो कि 1 है तो आपके पास आ जाएगा 46 ही। 54 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप 66 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 66। जब आप 49 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो देख लेते हैं क्या आ रहा है 196। नेक्स्ट आपके पास है 38 और इसके रिस्पेक्टिव डी स्क्वायर है 9, तो 38 इंटू 9 आपके पास आ रहा है 342। नेक्स्ट आपके पास है 21 और इसे मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर की वैल्यू 16 से, विच इज़ 336। और नेक्स्ट आपके पास है 12 और इसे मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 300। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने एफ डी कैलकुलेट किया है, वो किस तरह, इस टाइम हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ। जब 23 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो पॉजिटिव वैल्यू, जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस साइन वापस आ जाएगा। 23 4 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा 92। आप इसी तरह ही एफ को रिस्पेक्टिव डी से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम को कैलकुलेट कर लोगे। अब आप देखो आपको किन किन कॉलम्स का सम चाहिए। एफ डी स्क्वायर आपको इस कॉलम का सम चाहिए, इसलिए मैंने ये मार्क किया। अब आपको क्या चाहिए, समेशन एफ, आपको इस कॉलम का सम चाहिए और आपको एफ डी इस कॉलम का भी सम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन 3 कॉलम्स की वैल्यूज़ को सम अप करते हैं। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को सम अप करते हैं। आपके पास है 23 + 24 + 39 + 46 + 54 + 66 + 49 + 38 + 21 + 12, तो आपका सम आ रहा है 370। नेक्स्ट आपको सम चाहिए एफ डी स्क्वायर का, तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 416। जब आप इसमें प्लस करोगे 216, देन 156, देन 46, फिर आपके पास आ रहा है 66, फिर नंबर 196, 342 + 336 + 300, तो आपके पास सम आ रहा है 2074। नेक्स्ट आपको सम कैलकुलेट करना है एफ डी के कॉलम का, तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है -92, देन -72, -78, -46, +66, +98, देन 114, देन आपके पास है 84 और लास्ट वैल्यू है आपके पास 60, तो आपके पास सम आ रहा है 134। अब इन वैल्यूज़ को फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जब हम 23 को मल्टीप्लाई करते हैं ना 16 से,
तो आपके पास वैल्यू आ रही है 368 और मैंने 416 लिखा है, तो इस वजह से मैं इसे कटिंग कर रही हूँ और ये मेरे पास आ जाएगा 368। काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, आई एम सॉरी। अब आप क्या करोगे, इन तमाम वैल्यूज़ को जब सम अप करोगे, और आप याद रखो जब आपके पास अभी सम क्या था 2074, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इस सम में से ना ये वैल्यूज़ को माइनस करती हूँ जो मैंने ऐड कर चुकी थी, वो क्या थी 416। तो अब मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ का सम है 1658। अब मैं इसमें 368 प्लस कर देती हूँ, तो अब मेरे पास करेक्ट सम आएगा एफ डी स्क्वायर का। अगेन सॉरी, आपके पास है 2026। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आप देखो वेरिएंस आपके एस स्क्वायर विच इज़ फर्दर इक्वल टू 2026 डिवाइडेड बाय 372, जो कि फ्रीक्वेंसी का सम है, माइनस का साइन यूँ ही आ जाएगा। आपके पास मिशन एफ डी क्या है, वो 134 है, और आप इसे डिवाइड किससे कर दोगे 372 से, और इस पर क्या अप्लाई करोगे स्क्वायर। फिर इस एक्सप्रेशन को फुल जब सॉल्व कर लोगे ना, तो उसे एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है आपने, और एच क्वेश्चन में आपके पास क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम 9 लिखेंगे। ठीक है, अब आप क्या करो 2026 को डिवाइड करो 372 से, तो 2026 डिवाइडेड बाय 372 आपके पास आ रहा है 5.446। माइनस का साइन यूँ ही 134 को डिवाइड करेंगे 372 से, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.3602, और जब मैं इस पर स्क्वायर लेती हूँ तो आपके पास वैल्यू आई 0.1298, 0.1298, और 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9। जब आप 5.446 में से ये वैल्यू को माइनस करते हो, तो आपके पास ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व होकर वैल्यू आ रही है 5.316। अब इससे मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 8 स्क्वायर से, जो क्या था 9, तो आपके पास वेरिएंस आ गया 47.85। अब आप देखो वेरिएंस से आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इसने आपको क्वेश्चन में कहा नहीं है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना ही है, तो एस डी क्या होता है, एस डी तो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगा 47.85 का स्क्वायर रूट। तो जब मैं इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करती हूँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 6.92। आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा भी फाइंड आउट कर लिया कि अगर आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कहा होता तो फिर आप इस तरह लास्ट पे स्क्वायर रूट ले लेते। क्वेश्चन नंबर 4.6 में हमें कहा गया था कि आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी कैलकुलेट करना है, और मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कैलकुलेट करना है, और वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया था, मेरा टॉपिक वेरिएंस पे था। अब मैं क्या करती हूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करती हूँ, और आपको पता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसके मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, हम एम डी से डिनोट करते हैं, और ये मेरे पास आ जाएगा समेशन एफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। जब मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिस्कस किया था, तो मैंने आपके साथ कंटिन्यूस सीरीज़ के साथ आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना सिखाया था। अगेन मैं आपको बता देती हूँ मीन डेविएशन क्या होता है। ये एब्सोल्यूट डेविएशन होती है, और इसमें हम डेविएशन मीन, मीडियन और मोड इन तीनों में से किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मेंशन है कि आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है। तो डेट्स वाई मैं एक्स में से माइनस करूँगी एक्स बार, वेयर एक्स बार इज़ अर्थमेटिक मीन। तो अब आप देखो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या हो, अर्थमेटिक मीन हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अब आपके सामने यूँ ही रहेगा, और नेक्स्ट में आपके साथ, क्योंकि मैंने इन वैल्यूज़ को टेक करना है मीन निकालने के लिए, फिर देखते हैं कि मीन डेविएशन के लिए मुझे मज़ीद कौन कौन से कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, और फिर नेक्स्ट पेज पे बना लेंगे हम। इतना लेंथी क्वेश्चन कभी भी आपको पेपर में नहीं देता सेमिनार के। आप इन 6 एवरेजेस को निकालो या 6 डिस्पर्शंस को निकालो, आपसे मैक्सिमम 2 या 3 पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाना है, डेट्स वाई मुझे अगेन से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक, मीन am which is denoted by x bar which is further equal to
जब मैंने आपके साथ चैप्टर 3 में अर्थमेटिक मीन को स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करना सिखाया था, तो मैंने आपके साथ फार्मूला डिस्कस किया था कि ये इक्वल होता है ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ और मल्टीप्लाई बाय एच, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब आप देखो अपने डिस्ट्रीब्यूशन में आपने ए लिया था 63.5, साइन यूं ही आ जाएगा। समेशन एफ डी आपके पास क्या है 134, फ्रीक्वेंसी का सम है आपके पास 372, और इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई आपने किससे कर देना है 8 से, विच इज़ इक्वल टू 3। अगेन आपको मैं बता रही हूँ, जब भी ऐसा नहीं है कि 63.5 में ये वैल्यू को प्लस करना है और फिर मल्टीप्लाई 3 करना, नो, पहले हमें इस फुल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब मैं 134 को डिवाइड करती हूँ 134 डिवाइडेड बाय 372, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.360, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, तो अब आपके पास आई वैल्यू 1.081 यूँ ही, और ये नेक्स्ट आपके पास है 63.5, और जब आप इसमें प्लस करोगे 63.5 तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ रहा है 64.58। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। इट्स मीन समेशन आपको चाहिए कौन से कॉलम का, फ्रीक्वेंसी का कॉलम और मॉड्यूलस अप्लाई हुआ हो x माइनस एक्स बार। तो देखिए मीन डेविएशन के कॉलम ने आपको हेल्प आउट किया कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपने आगे क्या करना था, x में से माइनस करना है x बार, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ x माइनस एक्स बार। और ये जो मॉड्यूलस साइन है ये क्या इंडिकेट करता है कि इस वैल्यू को आपने क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है। और फिर नेक्स्ट आपने क्या लेना है, आपने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना फ्रीक्वेंसी से, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। अगेन आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे राइट साइड पे मज़ीद कोई जगह मेरे अवेलेबल नहीं थी, डेट्स वाई मैं न्यू पेज पे डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ। और अगर आपको कहा जाता कि आपने जस्ट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना था, वेट, फ्रीक्वेंसी और एक्स लेने के बाद आपने हर वो काम करना था या वो टेबल्स बनाने थे जो आपको जस्ट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को कैलकुलेट करने के लिए कहा हो। एक्स वैल्यू थी 51.5, इसमें से आपने माइनस किया 64.58, आपके पास वैल्यू आई माइनस 13.08। अब देखो आप मॉड्यूलस ले रहे हो, मॉड्यूलस क्या करता है, वो नेगेटिव वैल्यू को एब्जॉर्ब कर देता है, जस्ट पॉजिटिव कंसिडर करता है। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 13.08। ये फर्स्ट क्लास के लिए मैंने ये x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखो मैंने 13.08 को मल्टीप्लाई करना है उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि 23 है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, स्क्रीन पे मेरे पास नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, इससे मैं पॉजिटिव ही कंसिडर करूँगी। या तो आप क्या करो, अगेन 13.08 दोबारा लिखो, तो टाइम सेविंग की वजह से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 23 से। वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है माइनस 300.84, लेकिन मैंने तो पॉजिटिव कंसिडर करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 300.84। वैल्यू आपके पास 54.5, इसमें से भी आप माइनस कर दोगे 64.58, आपके पास वैल्यू आई नेगेटिव की 10.08, क्योंकि मॉड्यूलस लेना और पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर होगी 10.08। अब देखिए नेक्स्ट एक्स वैल्यू आपके पास 57.5, इसमें आपने माइनस करना है 64.58 जो कि उसका अर्थमेटिक मीन है, तो ये आपके पास आ रहा है 7.08। मॉड्यूलस क्योंकि लेना था, इसको फ्रीक्वेंसी है 39, जब मैं 39 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास वैल्यू आई है 276.12। नेक्स्ट आपके पास है 60.5 और इसमें से जब आप माइनस करते हो 64.58 तो आपके पास वैल्यू है 4.08। और जब आप 4.08 को मल्टीप्लाई करोगे 46 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 187.68। और जब आप 10.08 को मल्टीप्लाई करते हो 24 से तो आपके पास वैल्यू आई है 241.92। नेक्स्ट आपके पास है 63.5 x, और इस x वैल्यू में से उसका अर्थमेटिक मीन माइनस किया जो कि क्या था 64.58, तो आपके पास वैल्यू आई 1.08। और जब आप इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हो, आपको पता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 54, तो आपके पास वैल्यू आई 58.32।
नेक्स्ट आपके पास x वैल्यू है 66.5, इसमें से आपने माइनस करना है 64.58, तो आपके पास वैल्यू आई 1.92। अब आपके पास आई पॉजिटिव वैल्यू रही है, तो आपने इसे क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 66 से, तो आपके पास वैल्यू आई 126.72। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 69.5, x है, इसमें से आपने माइनस करना है 64.58, आपके पास वैल्यू आई 4.92, और जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी 49 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आई 241.08। नेक्स्ट आपके पास x वैल्यू है 72.5, इसमें से आपने अर्थमेटिक मीन 64.58 माइनस किया, वो आपके पास आया 7.92, और अब 7.92 को फ्रीक्वेंसी है 38, तो जब मैं 38 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास वैल्यू आई 300.96। नेक्स्ट आपके पास x वैल्यू है 75.5, इसमें से अर्थमेटिक मीन जो कि 64.58 आप कैलकुलेट कर चुके हो वो माइनस किया तो 10.92 आया। जब आप 10.92 को मल्टीप्लाई करते हो 21 से तो आपके पास वैल्यू आई 229.32। नेक्स्ट आपके पास है 78.5, इसमें से आपने अर्थमेटिक मीन 64.58 माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आई 13.92, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी क्या है 12, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 167.04। अब आप देखिए मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ मीन डेविएशन का फार्मूला है, और फिर देखते हैं कि मुझे किस किस कॉलम को सम अप करने की नीड है। MD इक्वल आ जाएगा समेशन F मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स बार। अगर आपने मीन डेविएशन का टॉपिक नहीं सीखा तो काइंडली वो लेक्चर देख लीजिएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम कंटिन्यूस सीरीज, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। आपको किस कॉलम का सम चाहिए, आपको f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस, इट्स मीन इस कॉलम का सम चाहिए। तो जब आप इन वैल्यूज़ को सम अप करते हो तो आपके पास आंसर आ रहा है 2130। काइंडली चेक कर लीजिएगा, का मतलब न्यूमिनेटर तो आपको मिल गया 2130, डिवाइजर में आपको क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी का सम, तो फ्रीक्वेंसी का सम तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 372, तो जस्ट वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं और मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं 72। तो मीन डेविएशन की फाइनल वैल्यू आ रही है 2130 डिवाइडेड बाय 372, 5.73। अब देखें वेरिएंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। आपको पता है मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन तो मेरे पास रिलेटिव डिस्पर्शन होता है, तो इसका फार्मूला आ जाएगा आपके पास इक्वल आ जाएगा मीन डेविएशन को आप डिवाइड कर दोगे अर्थमेटिक मीन से। तो आप देख रहे हो आप मीन डेविएशन भी कैलकुलेट कर चुके हो, अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट कर चुके हो, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आपके पास आ जाएगा MD डिवाइडेड बाय AM। तो MD आपके पास आया है 5.73 और AM है आपके पास 64.58 की वैल्यू आपके पास आ रही है जब आप इसे डिवाइड करोगे 0.09। ये भी कैलकुलेट कर लिया, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कैलकुलेट कर लिया, वेरिएंस भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है, रेंज। रेंज के बाद आपने QD कैलकुलेट करना है और फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। रेंज का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं क्या इसके अकॉर्डिंग आपको कोई कॉलम तो नहीं बनाना है। नंबर 54 में मैंने आपके साथ ना रेंज के टॉपिक को डिस्कस किया था कि कंटिन्यूस सीरीज से कैसे रेंज को कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था फार्मूला इसका यही रहेगा XM माइनस एक्स नोट, लेकिन ये जो XM है ना इसे हम चूज़ करेंगे CB से। CB स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री। टेबल को देख के जज किया कि ये तो कंटिन्यूस सीरीज़ है और मैंने रेंज कैलकुलेट करना, ठीक है। आप सब कुछ प्रीवियस भूल जाएं, जस्ट आप ये सोचो कि इसने मुझे रेंज कैलकुलेट करने को कहा है। तो मैंने तो आपके साथ डिस्कस किया है कि मुझे रेंज के लिए CB चाहिए। CB स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री। तो काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आपको क्वेश्चन में CB दी हुई है कि नहीं। देखो जब कभी भी आपके पास क्लासेस में डेटा जिस वैल्यू से फिनिश हो रहा है और नेक्स्ट क्लास उसी वैल्यू से स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब कि ये क्लासेस भी हैं और क्लास बाउंड्री भी है। तो चलें रेंज के लिए तो गुड लक है, हमें कोई कॉलम नहीं कैलकुलेट करना। तो इज़ इक्वल टू XM माइनस
एक्स नोट। अब ये एक्स एम क्या होता है, लास्ट क्लास में आपने जाना है इसकी अपर क्लास लिमिट जो कि क्या है 80, इसमें से आपने माइनस कर देना है फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट जो कि क्या है 50। तो रेंज आपके पास आ गई 30। तो रेंज तो कैलकुलेट करना बहुत सिंपल था आपके पास। अब नेक्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो पहले फार्मूला देखते हैं। फिर 1 से बताया था कि अगर आप फार्मूलाज को अच्छे तरीके से कर लो, समझ के याद करो, देख लो इसमें क्या वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो फिर मुश्किल नहीं रहेगा आपको उस एक्सप्रेशन को या उस एवरेज को कैलकुलेट करना। तो क्वार्टाइल डेविएशन तो इक्वल होता है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, पहले तो आप कैलकुलेट करो Q3। तो बताएं ज़रा Q3 का फार्मूला क्या है। Q3 इक्वल होता है L प्लस H/F 3n/4 माइनस C। और आपको पता है क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, डिसाइल्स हो गया, सिंपल क्वार्टाइल्स हो गए, आपके पास मीडियन हो गया, और नेक्स्ट आपके पास डिसाइल्स हो गया। इसमें आपको मैं बताऊं कौन से कॉलम कैलकुलेट करना कंपलसरी है। एक तो क्वेश्चन में आपके पास CB होनी चाहिए, और नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास CF होना चाहिए। तो याद रखना आपको सिर्फ इन्हीं 2 कॉलम्स को कैलकुलेट करने की नीड होती है, CB की और CF की। रेंज को कैलकुलेट करते हुए डिस्कस किया है कि CB तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब आपको जस्ट कौन सा कॉलम बनाना है, आपको CF का कॉलम बनाना है, क्योंकि इस फार्मूले में C लिखा हुआ है। तो C से आप थोड़ा हिंट ले लो कि अगर फार्मूला याद होगा तो जिस भी फार्मूले में C लिखा हुआ है तो इसका मतलब CF कैलकुलेट करो, और जिस भी फार्मूले में आपके पास L लिखा हो ना उसमें आपने CB को भी कैलकुलेट करना होता है। तो CB तो बाय चांस क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब हम सिर्फ CF कैलकुलेट है 23, तो वो यूं ही आ जाएगी। 23 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 24 से प्लस करना है, तो नेक्स्ट आपके पास आ गया 47। 47 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी थी 39, तो उससे जब प्लस करोगे तो आपके पास आ रहा है 86। 86 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है 46, उसे प्लस करो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 132। 132 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है 54, उसे प्लस करो तो आपके पास वैल्यू आई 186। नेक्स्ट 186 में आपने प्लस करना है 66, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 252। अब 252 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 49, उसे प्लस करो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 301। 301 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 38, तो इसे प्लस करो तो आपके पास वैल्यू आई 339। और जब आप 360 में 12 को प्लस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ गई 372। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का टोटल मैच कर जाएगा। QD के लिए मुझे Q3 और Q1 चाहिए, तो पहले तो मैं Q3 का फार्मूला लिख रही हूँ L प्लस H/F 3n/4 माइनस C। और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको 3n/4 कैलकुलेट करना होता है। इससे आपको क्या मिलती है, Q3 क्लास मिलती है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है 372। तो ये आपके पास आया 1116। इसको डिवाइड किससे कर देना 4 से, तो ये आपके पास आया 279। अब क्या करते हैं, इस 279 को किस में चेक करना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि कहाँ पे लाई कर रहा है। तो 279 आपके पास लाई कर रहा है, ये देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 23, 47, 86, 132, 186, 252। अभी तक 279 नहीं आया, तो देखो 252 से एक्सीड और 301 तक, इसका मतलब इस क्लास में लाई कर गया। तो इसे हाईलाइट करते हैं 301 वाली क्लास को। अब ये L क्या है, इस Q3 क्लास की लोअर लिमिट। तो Q3 क्लास की लोअर लिमिट क्या है 68 नहीं है, ये आपके पास L है। प्लस H आप कैलकुलेट कर चुके हो, वो स्टार्टिंग से वो 3 है। इससे डिवाइड करो दोगे फ्रीक्वेंसी से। अब देखें Q3 क्लास की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 49,
ये आ जाएगा यहाँ पे 49। 3n/4 आप कैलकुलेट क्या कर चुके हो, 279 माइनस सी क्या है, जो भी Q3 क्लास सेलेक्ट होती है ना उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना वो सी कहलाती है। तो सी आपके पास आ गया 252। अब आप देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे। 279 स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, इसमें से माइनस कर दो 252, आपके पास आया 27। 27 को फ्रंट मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये आपके पास आ गया 81। 81 को डिवाइड कर दो 49 से, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.6531। इसमें प्लस कर दो 68, तो आपके पास Q3 की वैल्यू आ गई 69.65। अब मैं Q1 कैलकुलेट करती हूँ। Q1 इज इक्वल टू L प्लस H/F। इसमें भी 1n नहीं आ रहा होता, ठीक है, इसमें याद रखना। अगर थर्ड है ना तो 3n आता है, इसमें 1 है तो 1n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी। इसमें भी आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, आपने n/4 ही कैलकुलेट करना है। n क्या है, मिशन f फ्रीक्वेंसी का सम, तो आपके पास क्या है 372। तो 372 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ रहा है 93। अब आप देखो, जैसे आपने 279 को CF में चेक किया था ना, अब 93 को भी CF में चेक करो। तो बताएं मुझे कौन सी क्लास आ रही है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो देखो 93 को जब मैं चेक करती हूँ CF में तो 23, 47, 86, तो इस क्लास में लाई कर गया 132 वाली क्लास में। ये आपके पास आ गई Q1 क्लास। अब फार्मूला में Q1 क्लास की वैल्यू को प्लग करते हैं। तो देखें Q1 इज इक्वल टू L आपके पास है इस टाइम Q1 क्लास की लोअर लिमिट जो कि है 59। H आपके पास कांस्टेंट चल रहा है 3। फ्रीक्वेंसी Q1 की लेनी है। अब आपने देखो Q1 की फ्रीक्वेंसी तो 46 है। 1n/4 आपके पास क्या आया है 93। सी नहीं आपने हाईलाइट किया, तो देखो Q1 क्लास से ऊपर वाली वैल्यू C, तो C आपके पास आ गया 86। उसी तरह 93 माइनस 86, उसे फ्रंट मल्टीप्लाई करो 3 से और डिवाइड कर दो 46 से, और लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू 0.4565 और इसमें प्लस करना है 59, तो फिर Q1 आपके पास आएगा दैट इज़ 59.46। तो अब देखते हैं कि QD क्या है। QD आपके पास आ जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। QD स्टैंड फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। तो Q3 आपने क्या कैलकुलेट किया 69.65। इसमें आपने माइनस करना है Q1 जो आपके पास क्या आया 59.46। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 59.46। इसे डिवाइड किससे कर दोगे 2 से, तो देखते हैं QD क्या आ रहा है 69.75 माइनस 59.46, ये आपके पास आ रहा है 10.29। और जब आप इसे डिवाइड कर दोगे 2 से तो ये आपके पास आया 5.145। अब आप देखें, आपने रेंज को भी कैलकुलेट कर लिया, क्वार्टाइल डेविएशन को भी कैलकुलेट कर लिया है, और लास्ट में आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, और ये लास्ट डिस्कशन होगा हमारा। पता है कोफिशिएंट ऑफ QD क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ QD होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो जब इसमें मैं वैल्यू डालूंगी Q3 क्या है 69.65 और Q1 आपके पास है 59.46 डिवाइडेड बाय सेम यही वैल्यूज़ आ जाएंगी बट प्लस साइन के साथ। जब आप 69.65 में से माइनस करते हो ना 59.46 तो आपके पास वैल्यू आई है 10.19। यहाँ पे मैंने 65 था तो यहाँ पे 75 लिखा हुआ है तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये 10.19 ही आएगा।
जब आप इस वैल्यूज़ को प्लस करते हो 69.65 प्लस 59.46 तो आपके पास वैल्यू आई है 129.11 129.11। तो 10.19 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ रहा है 0.08। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4.6 के साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।